guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. So right now I'm creating a Q&A session for you guys और बहुत सारी queries हैं कैंडिडेट ने आस्क करी हैं एंड देन तो I'll do one thing, I'll try to provide the answer और बहुत सारी क्वेरीज ऐसी होती हैं जिसके आंसर मैं कमेंट सेक्शन में नहीं प्रोवाइड कर सकता, तो फिर उसका क्या करता हूँ, मैं Q&A सेशन बना लेता हूँ whenever I usually get time. सो राइट नाउ आई हैव टाइम, सो दैट्स आई एम क्रिएटिंग अ सेशन और जो भी कमेंट्स वगैरह में जो भी मेन अगर कोई रेलेवेंट क्वेश्चन वगैरह पूछें तो उसके बारे में आंसर मैं प्रोवाइड कर दूंगा. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वीक साउथ साइड हैदराबाद में रिलीज स्लॉट. सो दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी. ऐसा हो सकता है कि अगर साउथ जोन में अभी स्लॉट्स ओपन हो सकते हैं आने वाले टाइम पे. चेन्नई, हैदराबाद और बैंगलोर लोकेशन यहाँ पे ओपन हो सकते हैं. नेवर ओपन स्लॉट्स, सो दैट इज हैपनिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो अभी दो तीन महीने से ओपन नहीं हो रहा है. आई ट्राइड मैनी टाइम्स बट नॉट सक्सेसफुल. अभी स्लॉट्स आपके ओपन हो ही नहीं रखे हैं तो फिर अब कोई फ़ायदा नहीं होगा, बट जैसे ही ओपन होते हैं तो फिर पॉसिबिलिटी होती है स्लॉट्स आपको मिल सकते हैं. देन द क्वेश्चन इज सर बैंक बैलेंस हाउ मच मेंटेन करना चाहिए, मुझे अपॉइंटमेंट मिला है 17. द थिंग इज बैंक बैलेंस आपको लास्ट 3 मंथ से मेंटेन करना पड़ता है और जो अमाउंट है आपकी दैट इज 2 लाख से 3.5 लाख रुपए के अंदर आप शो कर सकते हैं. 3.5 लाख रुपए जितना आप ज़्यादा शो करते हैं उतना आपको बेनिफिट होता है. लास्ट 3 महीने का आपको ट्रांजेक्शन शो करना पड़ता है और लार्ज डिपॉजिट आपके नहीं होने चाहिए उसमें. अगर अकाउंट मेंटेन करा है आई थिंक दैट इज़ अ गुड टू गो थिंग और आप शो कर सकते हैं उसे. अगर नहीं करा है तो फिर आपके पास एक ऑप्शन और रहता है पर उसमें रिजेक्शन आने के आपके चांसेस रहते हैं 3 नंबर के. बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट आप शो कर सकते हैं और जब भी आप बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट निकालते हो 1 महीने के लिए वैलिड होता है. बस 1 महीने के अंदर वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपका एक्सपायर हो जाता है तो फिर बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट की आपकी 1 महीने की वैलिडिटी होती है. और तीसरा स्पॉन्सर ऑप्शन है. मेरे को लगता नहीं है कि आपके पास वो होगा और अगर है तो आई थिंक दैट इज़ वेरी प्रिफर्ड ऑप्शन. अगर देखा जाए तो फिर उसमें बैंक बैलेंस अकाउंट आपको शो नहीं करना. स्पॉन्सर आपका अपना जहाँ काम करता है वहाँ का डॉक्यूमेंट लगा सकता है, फिर क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट लगा सकता है, फिर बैंक बैलेंस स्टेटमेंट अपना शो कर सकता है. इसके अलावा एक एफिडेविट लेटर हेड में वो पूरा नोटरी में बना के देता है कि वो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा जितने टाइम तक आप वहाँ पे रहते हैं. रहने खाने और ट्रैवल का एक्सपेंस सारा उसके अंदर ही रहता है. उसमें आपको बैंक बैलेंस शो नहीं करना पड़ता. अगर इंडिया के अंदर है, अगर कोई स्पॉन्सर नहीं है तो फिर आप उसमें आपका एक ही ऑप्शन रहता है, बैंक बैलेंस स्टेटमेंट आपको शो करना पड़ता है. अगर मेंटेन करा दैट इज़ अ ग्रेट थिंग. अगर नहीं करा तो फिर बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट लगा दो पर थोड़ा 3 नंबर पॉइंट पर रिजेक्शन आने का चांस रहता है उसमें. वैन ओपन न्यू लॉस्टर डेट. न्यू लॉस्टर आजकल ओपन है भाई. अगर लास्ट वीक की बात करूँ तो तब से स्लॉट्स इसके ओपन है. Sir, I want to study in Poland, Malta, Italy. I have to buy minimum 30,000 euro, approx 20 lakhs INR travel insurance. Is it true? Please tell me, sir. The thing is, the coverage should be around more than 30,000 euro. That is the standard guideline if you're going there for study or some other, if you're going there for study or for work or for some other reason, the coverage should be minimum 30,000 euros. And if you're going there for study or work visa, then the insurance should be valid for 1 year. And I think you can easily get this particular insurance in approximately 10,000 to 13,000 INR if you are purchasing this particular insurance from India. So you can do one thing. So there are several links. If I'll talk about the companies, those companies who are on panel, or I can say those who are in lineup with this particular embassy. So you can do one thing. You can open the checklist. There is a link on this particular visa insurance column. So you have to click on that particular link and it will redirect you to the embassy website. There you will get information regarding the companies who are under the panel of this Poland VFS, or I can say Polish embassy in India. 30,000 is the coverage. If I'll talk about the money, 30,000 minimum the coverage should be around 30,000 euros. But if I'll talk about the price of insurance, that varies from 7,000 rupees to 13,000 rupees. I think I answered your query. गुड आफ्टरनून सर. सर्बिया का वर्क परमिट कॉस्ट क्या है? डिपेंड करता है भाई जो आपका एजेंट है. मिनिमम अगर देखा जाए तो सब इंटायरली डिफरेंट रहता है. कोई पूरा पैकेज 2 से 3 लाख रुपए के अंदर भी सेल आउट करते हैं, कोई 2.5 लाख में. तो अलग अलग डिपेंड करता है, एजेंट टू एजेंट वेरी करता है. कोई पैकेज प्रोवाइड करता है तो फिर आपको एंड टू एंड पूरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं जब तक आपका सबमिशन नहीं होता. तो डिपेंड करता है आप कहाँ से काम करा रहे हो भाई. इमिग्रेशन, इफ़ आई टॉक अबाउट द इमिग्रेशन, कोई स्टैंडर्ड चार्ज नहीं होता कोई भी लोकेशन का. द थिंग इज जितना आपका एजेंट चार्ज करता है उस पर डिपेंड करता है. जैसे कोई पोलैंड का भी देखो, कोई 1-1.5 लाख रुपए के अंदर 2 लाख के अंदर काम कर दे रहा है, कोई 3.5 लाख रुपए रह ले रहा है. सो इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन द इमिग्रेशन एजेंसी.
सर अगर कैटेगरी रॉन्ग मेंशन हो जाए तो अपॉइंटमेंट लेटर पे कोई इशू नहीं होता है भाई, बिल्कुल होगा। अगर किसी और कैटेगरी के अंदर अपॉइंटमेंट बुक करोगे तो फिर वहाँ एंटरटेन नहीं करेंगे आपको। अगर आपका नेशनल वर्क विद नेशनल एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हो, नेशनल अदर का आपका अपॉइंटमेंट बुक है, तो फिर आपको अंदर नहीं आने दिया जाएगा, वहाँ पे सबमिशन करने नहीं देंगे आपको। अगर जो अपॉइंटमेंट आप बुक करें, जो भी आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी है उसको देखते हुए आप बुक करें, क्या ही फ़ायदा वीएफएस अपॉइंटमेंट नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट भाई सबमिशन कर रहे हैं, कोई अब पेड अपॉइंटमेंट लेते हैं, कोई मैनुअली मिलता है। द थिंग इज आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग द जनरल इन्फॉर्मेशन। मैं जनरल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, कैसे आपका प्रोसेस वर्क करता है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उनका या तो फिर रिफ्यूज़ल आया कि या फिर कोई सबमिशन करने जा रहा है, अगर उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है प्रोसेस के बारे में तो फिर इन्फॉर्मेशन से थोड़ी हेल्प हो जाती है सबको। वर्क परमिट के लिए अपॉइंटमेंट कब तक रन होगी? देखो अब अगले हफ्ते क्या सीन रहता है, इस हफ्ते देखते हैं क्या होता है। वेंसडे के दिन अगर स्लॉट्स ओपन होते हैं तो पता चल जाएगा, अदरवाइज मार्च में देखो भाई। पोलैंड का कब ओपन होगा भाई? वो सेम आंसर मैंने कर दिया भाई आपको। थैंक यू ब्रो। मुझे बोलो मतलब कि घर डिपॉजिट का है अकाउंट में ट्रांजेक्शन नॉट गेटिंग, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। 3 महीने, हाँ। अब जैसे स्टेटमेंट आप बना लेते हैं, सबमिशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद निकाल सकते हो पैसे भाई, कोई इशू नहीं रहता। बट ऐसा है कि जब तक आप स्टेटमेंट दिखा रहे हैं उसमें कोई लास्ट ट्रांजेक्शन आपकी नहीं होनी चाहिए। एक बार सबमिशन कर लो, डॉक्यूमेंट डिपॉजिट कर लो, अगर वीज़ा आ जाता है तो फिर उसके बाद निकाल सकते हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सर मैंने 20 के पेपर दिल्ली में सबमिट किया था, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। कोऑर्डिनेट करो भाई वीएफएस के साथ या फिर एम्बेसी को ईमेल करो, अभी तक आ जाना चाहिए था 15 दिन। अगर देखा जाए 20 तारीख को अगर आपने सबमिशन, अगर इस 20 को करा है तो फिर अभी तो 5-6 दिन ही हो रहा है भाई। 15 दिन का आप वेट करो। अगर जनवरी 20 को करा है, अगर 1-1.5 महीने से ऊपर हो गया, 1-1.5 महीने से तो ऊपर नहीं होगा मेरे को लगता है। अगर Jan 20 को करा अभी तक का नहीं आया तो डू वन थिंग, वीएफएस से कोऑर्डिनेट करो, एम्बेसी से कोऑर्डिनेट करो। अगर Feb 20 को आपने सबमिशन करना है तो थोड़ा वेट कर लो भाई, 15 दिन का मिनिमम टाइम रहता है। कौन है भाई, कौन मजाक कर रहे हैं? ओ भाई हिंदी में बोल ले, इतना इंग्लिश में, इंग्लिश मैन क्यों देखेगा तेरी वीडियो? कोई अनपढ़ ही देखेगा। जानता मैं भी हूँ इंग्लिश, पर यूज़ करना सीखो पहले। भाई अब ऐसा है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में आंसर चाहिए होता है भाई। अभी कैंडिडेट इसमें इंडिया के अदर लोकेशन के भी है, दे डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी। तो फिर उसमें क्या करना पड़ता है, जैसा कैंडिडेट अगर क्वेश्चन पूछा तो वैसे ही आंसर प्रोवाइड करना पड़ता है। और ठीक है भाई, अब तेरा परसेप्शन है, अब तेरे को ऐसा लगता है तो इंटायरली डिफरेंट थिंग है। आई कैन नॉट कॉमेंट एनीथिंग अबाउट दिस, बट जैसा कैंडिडेट है, कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेरे को लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। अगर साउथ के बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं या फिर इंडिया के अदर लोकेशन के होते हैं तो उनको इंग्लिश में आपको आंसर प्रोवाइड करना पड़ता है। डिपेंड करता है भाई कैंडिडेट को किस मीडियम से उसको समझ आता है। ऐसा ही नहीं है कि इसमें सारे जो पढ़े लिखे लोग नहीं है भाई, ऐसे सब सब लोग देखते हैं भाई। अगर देखा जाए तो 10-12 पास सभी लोग, अनपढ़ क्या होता है भाई? 10 पास है भाई, सबको इन्फॉर्मेशन होती है। और 12 कॉलेज वाले बच्चे भी हैं भाई, वो लोग भी देखते हैं। स्टडीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ और सबके लिए इन्फॉर्मेशन होती है। इंग्लिश जितनी मैं बोलता हूँ मोस्ट, अगर मैं सारे सिनेरियोज़ की बात करूँ तो सबको समझ आता ही है, अगर कुछ भी मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। और कोई भी मेरी जो लैब, अगर कोई भी मैं टॉपिक क्रिएट कर रहा हूँ तो उसमें पूरा मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में यूज़ करता हूँ, ताकि अगर जो हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहा है उसको भी समझ आ जाए और जो इंग्लिश में पूछ रहा है उसको भी समझ आ जाए। सो आई थिंक आई आंसर्ड दिस थिंग। ऐसा होता है भाई, अगर कमेंट तो खैर भाई कोई भी कर देगा, कोई भी अपने अकाउंट यूज़ करके। थोड़ा सोच समझ के लिखना चाहिए भाई, कुछ भी लिख रहे हो तो आप। क्वेश्चन नंबर 17, विच एड्रेस शुड बी मेंशन currently on national, for example living in Oman as blue collar but originally from India? The place from where you are applying right now. If you have Emirates local ID, then that means if you are doing the submission from Dubai location, in that case you have to mention the details that are in your TRC. So if you are currently in Dubai location and you want to do the filing work from India, in that case you have to mention the information, Indian information I can say, your permanent address where you where you originally reside, where you are from.